आज हम एक ऐसी कहानी को समझने वाले हैं जो पूरी तरह स्याही और कागज से लिखी गई थी। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे ब्रिटिश भारत में 1780 से लेकर 1947 तक ये साधारण से दिखने वाले अखबार क्रांति के सबसे शक्तिशाली हथियार बन गए। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो सवाल यही है जो आज हमारे इस विश्लेषण का केंद्र है। आखिर कैसे साधारण सी स्याही और कागज ने दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रों में से एक को बनाने में मदद की? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी दास्तान छिपी है। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ अखबारों का इतिहास नहीं है, ये तो कहानी है कि कैसे एक राष्ट्र ने शब्द दर शब्द, लेख दर लेख खुद को अस्तित्व में लिखा। ये अपनी आवाज उठाने और एक साथ खड़े होने की कहानी है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है बंगाल से, वो जगह जहां भारतीय पत्रकारिता की पहली चिंगारी भड़की, और उसी चिंगारी ने आने वाले कल की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। तो देखिए, 1780 में जेके हिक्की का अंग्रेजी बंगाल गजेट भारत का पहला अखबार तो था, पर वो ज्यादातर अंग्रेजों के लिए ही था। असली बदलाव वो तो 1818 में आया, जब मार्शमैन ने दिग्दर्शन शुरू किया। ये पहला भारतीय भाषा यानी बंगाली का समाचार पत्र था, और बस यहीं से आम लोगों की आवाज को एक जरिया मिलना शुरू हुआ। और इस पूरे आंदोलन को एक नई दिशा दी राजा राम मोहन रॉय जैसे दूरदर्शी लोगों ने। वो सिर्फ एक समाज सुधारक नहीं थे, बल्कि उन्होंने अखबार की असली ताकत को बहुत पहले ही पहचान लिया था। उनके लिए प्रेस सिर्फ खबरें देने का एक जरिया नहीं था। उनके जो प्रकाशन थे, जैसे बंगाली में संवाद कौमुदी और फारसी में मिरात उल अखबार, ये असल में सामाजिक सुधार और एक बौद्धिक जागरण लाने के माध्यम थे। वो सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ लिखते थे और मॉडर्न एजुकेशन की वकालत करते थे। उनका एक ही लक्ष्य था, समाज को जगाना। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बंगाल से उठी ये चिंगारी कैसे पूरे देश में एक आग की तरह फैली। 19वीं सदी के बीच तक आते आते जो अखबार पहले व्यक्तिगत प्रयासों से शुरू हुए थे, अब वो बड़े बड़े संस्थान बनने लगे थे। कलकत्ता और बम्बई जैसे बड़े शहरों में तो जैसे प्रभावशाली समाचार पत्रों की बाढ़ सी आ गई थी। हिंदू पेट्रियट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारों ने राष्ट्रीय बहस को एक नया आकार देना शुरू कर दिया था। और हाँ, इस दौर की एक बड़ी ही शानदार कहानी है अमृत बाजार पत्रिका की। जब अंग्रेजों ने भारतीय भाषाओं के प्रेस पर नकेल कसने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया, मतलब एक ऐसा कानून जो सरकार की आलोचना करने वाले स्थानीय भाषा के अखबारों को सेंसर कर सकता था, तो इस बंगाली अखबार ने गजब की चालाकी दिखाई। पता है क्या किया? खुद को रातों रात एक अंग्रेजी अखबार में बदल दिया। ये प्रेस की हिम्मत और लचीलेपन का एक बेमिसाल उदाहरण है। तो अब तक आग बंगाल से निकलकर पूरे उपमहाद्वीप में फैल रही थी। प्रेस अब अलग अलग इलाकों को एक साथ जोड़कर एक राष्ट्रीय चेतना को बुनने का काम कर रहा था। ये नक्शा इस विस्तार को बहुत अच्छे से दिखाता है। 1878 में मद्रास में द हिंदू की स्थापना हुई और फिर 1881 में बंबई में तिलक ने मराठी भाषा में केसरी शुरू किया। अब प्रेस भौगोलिक सीमाओं को तोड़कर सचमुच पूरे देश की आवाज बन रहा था। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे प्रभावशाली दौर में, जहां देश के सबसे बड़े नेताओं ने जनता को संगठित करने के लिए प्रेस की पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। महात्मा गांधी एक मास्टर कम्युनिकेटर थे। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन जैसे अखबारों में लाखों लोगों को एक साथ जोड़ने और आज़ादी का संदेश घर घर तक पहुंचाने की कितनी जबरदस्त ताकत है। एक राष्ट्र एक आवाज, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि एक गांधी जी का लक्ष्य था। प्रेस के जरिए वो आज़ादी के लिए एक ऐसी मजबूत, एकजुट आवाज बनाना चाहते थे जिसे कोई भी नज़रअंदाज न कर सके। तो आखिर इन सभी प्रकाशनों की विरासत क्या है? ये सिर्फ कागज पर छपे हुए शब्द नहीं थे। नहीं, ये एक राष्ट्र की नींव के पत्थर थे। जरा इस कमाल की तस्वीर को देखिए। ये पूरी यात्रा का सार है। 1780 से 1933 तक इन समाचार पत्रों ने सिर्फ जानकारी नहीं दी, बल्कि उन्होंने सक्रिय रूप से एक राष्ट्र का निर्माण किया। हर एक अखबार एक धागे की तरह था जिसने भारत के ताने बाने को एक साथ बुना।
और ये सब हमें आज के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल पर छोड़ जाता है। हमारे इस डिजिटल युग में जहाँ कोई भी जानकारी पल भर में फैल जाती है, आज राष्ट्रों का निर्माण करने वाली वो स्याही क्या है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।